नमस्कार, मैं अमरदार.com के लिए नितिन यादव। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट मीरापुर पे भी उपचुनाव होना है। आज आरएलडी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। आज का दिन इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण था इस चुनावी प्रक्रिया में क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है और आरएलडी जो जिसका सिटिंग विधायक भी है, जिनके सिटिंग सांसद भी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक मजबूत पार्टी है, पर उन्होंने अभी तक अपने टिकट की घोषणा नहीं की थी। बड़ी चर्चाएं थी, राजपाल सैनी का पहले नाम आया तो इस बात पर बड़े सवाल उठे कि क्या भाजपा से आयात करेगी आरएलडी अपना प्रत्याशी। आज आरएलडी ने मिथिलेश पाल को मीरापुर से कैंडिडेट घोषित किया अपना। मेरे पास दो वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनकी पश्चिम उत्तर प्रदेश के मामलों पर अच्छी पकड़ है, मीरापुर के चुनाव को लेकर खासतौर से लगातार विश्लेषण कर रहे हैं। राणा जी, आपको क्या लगता है कि ये जो टिकट मीरापुर से दिया है मिथिलेश पाल का, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है? और जो एक चर्चा जब से 2 घंटे चल रही कि क्या आरएलडी को आयात करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, कई रोचक चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये कि समाजवादी पार्टी ने सुम्बुल राणा को काफ़ी पहले टिकट दे दिया, उनको घोषित कर दिया कैंडिडेट। और कादिर राणा के बेटे की बहू हैं वो, मुनकाद अली की बेटी हैं जो बीएसपी के बड़े नेता हैं, मुनकाद अली। आरएलडी में असमंजस की स्थिति थी। आरएलडी ये वॉच कर रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी आखिरी वक्त तक कोई नया दांव चल दे, किसी दूसरे आदमी को कैंडिडेट ले आए, कोई नया कास्ट कॉम्बिनेशन बना दे। तो आरएलडी कोई मौका चूकना नहीं चाहती थी यहाँ। अब इसमें एक रोचक बात ये हुई कि जयंत चौधरी साहब ने अपनी मिनिस्ट्री में दावेदारों को बुलाया एक दिन चाय पे। उनकी पार्टी में उन्होंने कहा, टेलीफोन कराए सबको और कहा कि वे जो भी दावेदार है जो चुनाव लड़ना चाहता है वो आ जाए, चौधरी साहब याद कर रहे हैं। तो सबका दिल बल्लियों उछलने लगा। जिस पे भी फोन गया उसे ये नहीं पता था किसी दूसरे को भी बुलाया है। उसे लगा शायद मुझे ही बुलाया, और बुलाया है तो इसका मतलब टिकट हो रहा है मेरा। सब खुशी खुशी वहाँ चले गए तो वहाँ 6-7 लोग मौजूद थे, तो एक दूसरे को देख के सब हक्के बक्के रह गए। खैर, उससे बात आगे बढ़ी, चाय पार्टी हुई। चौधरी साहब ने सबको अनुशासन का पाठ पढ़ा दिया कि भाई पार्टी को खड़ा करना है, जिसको भी टिकट देंगे उसको मजबूती से चुनाव लड़ाना है। तो हमारी अलग अलग कई लोगों से बात हुई तो उनका कहना ये था कि साहब, हमने वहाँ एक बात रखी है कि ऐसा ना हो कि जो फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ था कई सीटों पे कि कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का और सिंबल आरएलडी का, वो रिपीट नहीं हो। पार्टी के कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाए, पार्टी का ही आदमी हो जिसको भी आप दें। तो जयंत चौधरी जी ने कहा कि जो भी करेंगे वो सब सोच समझ के करेंगे और अच्छा ही फैसला करेंगे। खैर, आज मिथिलेश पाल जी की घोषणा हो जाती है और मिथिलेश पाल अभी जिस वक्त उनका कैंडिडेचर डिक्लेयर होता है उस वक्त वो बीजेपी की सदस्य थी। और थोड़ा फ्लैशबैक में जाने की जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि मिथिलेश पाल जो हैं अभी भले ही भाजपा में हैं, पहले ही आरएलडी में रही हैं और आरएलडी से एमएलए रही हैं। दरअसल 2007 में ये सीट मीरापुर की जगह मोरना होती थी और मोरना से कादिर राणा एमएलए थे आरएलडी के। आरएलडी से जब 2009 का लोकसभा का चुनाव आता है तो कादिर राणा बीएसपी से कैंडिडेट हो जाते हैं लोकसभा के मुजफ्फरनगर सीट से। अब वो सीट खाली हो जाती है, वो जीत जाते हैं, वो सांसद बन जाते हैं, सीट खाली हो जाती है मोरना, और मोरना से आरएलडी के टिकट पे मिथिलेश पाल एमएलए बन जाते हैं उपचुनाव में। और इनके एमएलए बनने के बाद फिर ये अगला जो चुनाव होता है 2012 वाला, वो नए परिसीमन के हिसाब से होता है और मोरना सीट खत्म हो जाती है, मीरापुर सीट बन जाती है। मीरापुर में मिथिलेश पाल फिर आरएलडी के टिकट पे चुनाव लड़ती हैं, लेकिन वो तीसरे नंबर पे खिसक जाती हैं। इसके बाद फिर एक चुनाव लड़ती हैं मिथिलेश पाल आरएलडी के टिकट पे वहां से, और फिर वो चौथे नंबर पे खिसक जाती हैं। दरअसल जो बाद का चुनाव है वो मुजफ्फरनगर दंगे के बाद का चुनाव है, तो कहीं आरएलडी को सबसे ज़्यादा नुकसान इस बेल्ट में हुआ भी था। अब चुनाव हारने के बाद मिथिलेश पाल जो है चली जाती हैं समाजवादी पार्टी में आरएलडी से। और समाजवादी पार्टी में रहने के बाद फिर वो ज्वाइन कर लेती हैं बीजेपी। तो फिलहाल मिथिलेश पाल बीजेपी में थी। अब आरएलडी की मुसीबत ये थी वहां पे कि चूंकि सीट खाली हुई थी गुर्जर प्रत्याशी से, कास्ट कॉम्बिनेशन, चूंकि ये जो समय है इस वक्त ये कास्ट पॉलिटिक्स का समय है।
अब दो नजरिए से चीजों को देखते हैं हम। अगर हम ये देखें कि अभी जो दौर चल रहा है कि एट एनी कोस्ट, साम दाम दंड भेद से आपको सीट जीतनी है, तो उस हिसाब से तो हो सकता है जयंत चौधरी जी का फैसला ठीक हो। लेकिन अगर एक आइडियलिज्म के हिसाब से देखें, एक आदर्श स्थिति के हिसाब से देखें, तो जयंत चौधरी का यह फैसला उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हजम नहीं हो रहा है आज। दरअसल ये पार्टी मुजफ्फरनगर दंगे के बाद बड़ी मुश्किलें और संकट झेलते हुए आई है। एक वक्त वो था जब छपरोली तक सिमट गई थी ये पार्टी, और छपरोली में भी जो विधायक चुने गए थे वो बाद में बीजेपी में चले गए, यानी कि तो आरएलडी का काउंट जीरो भी रहा। आरएलडी का काउंट जीरो हो गया। वहां से पिछले 10 साल आरएलडी लगातार बीजेपी के खिलाफ संघर्ष करते हुए समाजवादी पार्टी के साथ कोएलिशन करती है, और समाजवादी पार्टी के साथ कोएलिशन में किसान आंदोलन होता है इस बीच में, और उसका रिजल्ट ये होता है कि विधानसभा में 10 सीटें मिल जाती हैं और राज्यसभा भी पहुंच जाते हैं जयंत चौधरी। तो इस सब के बीच में एक बड़ा सवाल, ये मुश्किलें अभी मैं कल आप देखिए बीजेपी और आरएलडी के बीच में गठबंधन भले ही हो, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनका जो कैडर है, उसके बीच में अभी तक वो स्ट्रॉन्ग सिचुएशन बन नहीं पाई। हालांकि दो सांसद बना ले गए वो, लेकिन मैं जिक्र चुनाव लड़ चुके हैं, बागपत जीत चुके हाँ, हैं। इवन यही सीट जो जहां से बिजनौर जीत चुके हैं। दो आपको सांसद, लगता है कि ये थोड़ा सा जो आप कह रहे हैं फटाव है, ये दूरी से कम हो गई? ये दरअसल इन दूरियों को कम करने की कोशिश है। अभी मैं कल परसों एक वीडियो देख रहा था, मोदी नगर का वीडियो था। वहाँ बागपत के सांसद डॉक्टर राजकुमार संगवान गए हुए थे। मौजूदा विधायक बीजेपी की मंजू सिवाच वहाँ मौजूद थी। पूर्व विधायक जो आरएलडी के हैं सुदेश शर्मा जी, वो भी मौजूद थे वहाँ पे। तो एक काम की बात हुई कि साहब वो काम के लिए विधायक जी ने कहा, मंजू सिवाच जी ने, कि 10 लाख रुपए मैंने सैंक्शन करा दिए इसके लिए। तो सुदेश शर्मा जी ने तुरंत कहा कि आपको तो 10 साल हो गए विधायक रहते हुए, ये पैसा 10 लाख रुपए तो मैंने रिलीज कराया था जब मैं विधायक था। और ये वीडियो खूब वायरल हुआ। तो इस टाइप के कंट्राडिक्शंस वो नेचुरल हैं, क्योंकि 10 साल एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं कार्यकर्ता, आसान नहीं है उसको भर पाना। तो ये जो कोशिश है, दरअसल ये जो कवायद है, चूंकि गुजर प्रत्याशी का तो दावा नहीं बन रहा था, गुजर चंदन चौहान है वो वहाँ से एमएलए थे, उनकी पत्नी को टिकट देने का कोई औचित्य नहीं था, तो वो उनका नंबर वहाँ पे कट गया। बाकी एक सवाल ये भी था कि साहब लोकल प्रत्याशी को टिकट दिया जाए, बाहरी ना हो, तो मलूक नागर साहब इसमें बाहर हो गए। बागपत के आरएलडी के जिला अध्यक्ष सुभाष गुजर वो बाहर हो गए। तो गुजर प्रत्याशी एक तरह से आउट हो गए वहां से, जबकि सिटिंग एमएलए गुजर ही था। दूसरा सवाल ये होता है कि जाट को दे सकते थे, चूंकि अजीत राठी प्रबल दावेदार थे, आरएलडी के जिला अध्यक्ष रहे, उनके पुराने कार्यकर्ता हैं, मुजफ्फरनगर दंगे में अड़े हुए थे, लड़ रहे थे, खड़े हुए थे। अब जाट को इसलिए टिकट नहीं दे सकते थे जयंत चौधरी जी, क्योंकि उनकी मुसीबत ये थी कि उनको एक अम्ब्रेला बनाना है। कास्ट पॉलिटिक्स में आप सरवाइव तभी कर सकते हैं जब कई जातियों का समूह बना करके आप पार्टी को साथ लेके चलें। तो जाट लीडर तो उनके पास हैं ही ऑलरेडी कई, वो खुद जान लेता है, वो खुद उनका प्रभाव अच्छा है, तो किसी के प्रभाव की जरूरत नहीं है उन्हें। तो शायद इसलिए वहां जाट कैंडिडेट का नंबर कट गया। राजपाल सैनी का नाम सबसे पहले आया, तो सैनी मतदाताओं की संख्या पाल मतदाताओं के मुकाबले थोड़ा कम भी है वहाँ, और राजपाल सैनी जी का नाम चूंकि लाइमलाइट में पहले आ गया, तो इंटरनल विरोध काफी हो गया उनका। आरएलडी के लोगों ने प्रेशर बहुत ज्यादा बना लिया। हालांकि राजपाल सैनी भी आरएलडी में रहे, तो जैसे मिथिलेश पाल आरएलडी में रही हैं। तो एक टफ सिचुएशन में जयंत चौधरी फंसे हुए थे कि वो कैसे कास्ट कॉम्बिनेशन बनाएं, कैसे अपने लोगों को संतुष्ट करें, और कैसे ऐसा समीकरण बनाएं कि विनेबिलिटी बने। तो अगर हम ये देखें कि साम दाम दंड भेद वाला फॉर्मूला देखें, तो हो सकता है जयंत चौधरी अपनी जगह ठीक हो, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं में असंतोष बहुत है। आज मेरी काफी लोगों से बात हुई है। शर्मा जी, अभी का जो मीरापुर का सीन है वो क्लियर हो चुका है। 3 मुस्लिम प्रत्याशी, राणा जी बार बार 2 चीज़ों का खास तौर से जिक्र किया कि एक तो कास्ट पॉलिटिक्स, दूसरा मुजफ्फरनगर दंगा। मुजफ्फर दंगे के बाद चूंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई समाज में, अलग अलग रहे, तो ऐसे में 3 प्रत्याशी, अभी जो 3 आसपा आया समाज पार्टी के जो सांसद हैं चंद्रशेखर, तो उसको हम प्रमुख पार्टी मानते हुए मान लें। बसपा से भी मुस्लिम है शाहनजर, आसपा से भी मुस्लिम है, और सुम्बुल राणा जो सपा की कैंडिडेट है वही मुस्लिम है। ऐसे में चाहे कितनी कठिनाइयाँ हों, कठिनाई इन द सेंस की जो बात है कि थोड़ा अंतर विरोध हो, थोड़ा नाराजगी हो, चूंकि आज ही टिकट घोषित हुआ कुछ घंटों पहले, ऑब्वियस जब नया नया रहता है तो गुस्सा भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, कल को नेता आएंगे 4 लोगों को बिठाएंगे,
तो क्या ये आरएलडी को वॉकओवर जैसा है ऐसी स्थिति में, जब जब हम जातिगत समीकरणों की, धार्मिक समीकरणों की बात कर रहे हो, 3 मुस्लिम प्रत्याशी हो और आरएलडी से एक हिंदू प्रत्याशी? जी देखिए सर, अभी इसी साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हुआ और चुनाव जिस अंदाज में हुआ, अभी हालांकि मामला सब शांत था, लेकिन एकाएक हम देख रहे हैं पिछले लगभग 15-20 दिनों में, चाहे डासना की घटना हो, चाहे बहराइच की घटना हो, चाहे भी बुढ़ाना की घटना हो, एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। कभी ये बहुत सारे शब्दों का प्रयोग, खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो इसमें एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि भाई जो वहाँ एक वर्ग है वो सब एक मंच पर आ जाए। हमें लगता है कि जैसे ये सोच रहे हैं तो ये एक मंच पे हो या ना हो, लेकिन दूसरे वर्ग को लग रहा है भाई इस समय तो ऐसी स्थिति है ना, जैसे अभी राकेश टिकैत जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा भाई ये तो आ बैल मुझे मर वाली स्थिति है। कोई एक आदमी, कोई एक वर्ग शांत बैठा हुआ है तो आप क्यों उन पर टिप्पणी कर रहे हो, इस तरह का परसेप्शन क्यों कर रहे हो, ऐसा माहौल क्यों क्रिएट कर रहे हो? पहली बात तो ये है कि जो आज टिकट डिक्लेयर किया है आरएलडी जयंत चौधरी जी ने, जब 2022 का चुनाव होता है तो उस समय चूंकि सामान्य चुनाव था, और सामान्य चुनाव में सारे समीकरण देखे जाते हैं। सामान्य चुनाव में 2 टिकट की अगर बात करूं, मेरठ में शिवाल खास, गुलाम मोहम्मद सपा के थे, आरएलडी का सिंबल मिला। इसमें मैं आपको शर्मा जी रोक के एक बात कहूंगा, जो राणा जी कह रहे थे कि ये फार्मूला मतलब कार्यकर्ताओं को नागवार गुजर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जयंत चौधरी को तो सूटेबल फार्मूला है। उनके पास जो सांसद हैं, विनिंग कैंडिडेट हैं चंदन चौहान, वो सब बात से इसी फार्मूले के तहत आए थे और उनकी पार्टी के कद्दावर नेता बन गए हैं। गुलाम मोहम्मद भी वापस लौट के नहीं गए सपा में, कितना ही उठापटक हुई, लेकिन वो आरएलडी के साथ हैं। तो मुझे लगता है कार्यकर्ता बेशक नाराज हो, लेकिन जयंत चौधरी को तो सूट कर रहा ना कि दूसरी पार्टी से मजबूत नेता आए भी और बाद में उन्होंने वो रालोद में कर लिया। नितिन जी, इस समय ऐसा तो नहीं कि इन चुनाव के जीतने से कोई सरकार गिरेगी हटेगी, ऐसा तो है नहीं। अब तो यहाँ ये है कि अपना जो पार्टी का कैडर है उसे बढ़ाना है। हमें लग रहा है कि जिस तरह मिथिलेश पाल को टिकट दिया गया, भाजपा के नेता को प्रत्याशी बनाया गया और आरएलडी का सिंबल दिया गया, तो हमें लग रहा है कि इस समय तो वो अब सत्ता में भी हैं, वो केंद्रीय मंत्री भी हैं और प्रदेश में भी मंत्री हैं और यहाँ पूरा गठबंधन है। अब इस समय तो लोगों की नागवार गुजरा है कि ऐसा कौन सा दबाव बीजेपी का था कि अगर पाल कोई प्रत्याशी बनाना था तो इनके पास तो रामनिवास पाल है, वो तो आरएलडी के पुराने लीडर हैं। अगर यही था कि भाई अति पिछड़ा वर्ग को हमें जोड़ना है, रामनिवास पाल तो इनके पास बड़े नेता पहले से ही है, तो फिर उन्हें टिकट क्यों दिया गया? तो आपको लगता है कि आरएलडी भाजपा के दबाव में कुछ ऐसा भी कुछ लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है, अभी जो आपने बताया ना कि भाई वो उन्होंने समीकरण बैठाए, वो समीकरण तब बैठाए थे जब आम चुनाव था। अब आम चुनाव नहीं है, अब तो यहाँ अपने पार्टी के कैडर को बढ़ाने का। जब सत्ता में पार्टी होती है, किसी बड़ी पार्टी का गठबंधन करती है, तो एक मतलब ये होता है कि हम अपने पार्टी का विस्तार करें, अपने कार्यकर्ताओं का मोरल बढ़े, उनकी ताकत बढ़े, ताकि पार्टी का विस्तार हो। ये कैसा विस्तार है? आज जिस तरह का असंतोष उन लोगों में है जो पार्टी के कैडर, जो कैडर जुड़े हुए हैं। जब 2014 में दंगा हुआ था, ये वो लोग थे कि तब भी आरएलडी से अलग नहीं हुए थे, हिंदुत्व के बयान में नहीं हुए थे, और वो तो उस समय का मामला था कि भाई सिंबल इस दल का है और जो है नेता उस दल का है। आज ये मतलब थोड़ी है, आज तो वहाँ तो बहुत सारे समीकरण भी साथ बैठ रहे हैं। बीजेपी की सरकार है, यहीं बराबर में पुरकाजी विधानसभा है, वहाँ से आरएलडी के जो विधायक हैं अनिल कुमार, वो मंत्री भी हैं प्रदेश सरकार में, और टोटल बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं, वेस्ट यूपी में हैं। जब यहाँ चुनाव के लिए पदाधिकारी बनाए गए तो आप बताइए, सोमिंदर तोमर जो मंत्री हैं, सोमिंदर तोमर को वहाँ लगाया गया, केपी मलिक साहब मंत्री हैं, उन्हें वहाँ लगाया गया। इसके अलावा और भी कई मंत्री हैं, अनिल जी को लगाया, पुरकाजी वालों को। जब आपके पास मंत्री हैं तो ऐसा नहीं, इस चुनाव में ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात होगी, और बहुत सारे मसले हैं। भाई अभी गन्ने का नया पैरा सत्र शुरू होने वाला है। जब सरकार एक तरफ ये कहती है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे, आज देखो मेरठ कमिश्नरी में धरना दिए बैठे हैं बहुत सारे किसान नेता, वो कह रहे हैं कि भाई 3 साल का भुगतान नहीं हुआ। नए साल जब नई पैरा सत्र शुरू हो रहा है, गन्ने का भी रेट तय नहीं हुआ। ये बहुत सारे ऐसे धरातल के मुद्दे हैं जिस पर लोग जाते हैं। और जहां तक ये मामला समीकरण का, या तो राजपाल सैनी का नाम ना लिया जाता जब किसी प्रत्याशी, जब ये होता है कि भाई वो भी संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, एक पूरा माहौल बनाया गया। राजपाल सैनी को लगा, सैनी बिरादरी को लगा कि भाई राजपाल सैनी उम्मीदवारों में बहुत खुश थे। अब पता चला कि राजपाल सैनी का नाम ही नहीं है। दूसरा, ये अलग बात है कि चंदन चौहान वहाँ सांसद बने हैं अब, और पहले आरएलडी से विधायक बने थे, लेकिन तमाम लोग महत्वाकांक्षी हैं। ये लगता है कि ये सीट हमारी परंपरागत सीट है, क्योंकि चंदन चौहान के बाबा इस सीट पे जब वो मोरना सीट हुआ करती थी, वहाँ से विधायक रहे कई बार। वो डिप्टी मुख्यमंत्री भी, पहले डिप्टी मुख्यमंत्री जब बने तो तब मोरना सीट से जीत कर बने। ये लगता है कि ये गुजर सीट है,
और इनको उनका अधिकार है, वो उन्हें टिकट देना चाहिए था। चंदन चौहान तो नहीं बोलेंगे, चंदन तो चौहान के सांसद है। बाबा भी रहे, उनके पिताजी भी सांसद रहे, पिताजी चंदन सांसद चौहान खुद पार्लियामेंट विधायक अब तो सांसद है। चंदन चौहान इस बात का विरोध नहीं करेंगे कि भाई गुजर, लेकिन जो गुजर जाती है वो लगातार इस बात का विरोध कर रही है कि भाई ये सीट गुजर की थी और ये जो है अब दूसरों की। इसमें शर्मा जी एक बड़ी रोचक चीज नहीं हुई मीरापुर सीट पे चुनाव पे कि सपा से टिकट मांग रहे थे कादिर राणा, फिर हुआ कादिर राणा ने उनके बेटे को मिलेगा। सुम्बुल जिनको टिकट मिला, बेशक वो मुल्कात अली बसपा के बड़े नेता, उनकी बेटी हैं, राजनीतिक विरासत है उनके पास, लेकिन उनका कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। ऐसा भी बड़ा ये अच्छी बात है महिला सशक्तिकरण के लिए कि पुरुषों की सीट है, और पुरुषों की सीट है, हालांकि उसमें रिजर्वेशन तो भी है नहीं, लेकिन फिर भी दोनों पार्टियां। इधर मिथिलेश पाल का कहीं नाम नहीं दूर दूर तक, शुरू में नहीं था कहीं, ये तो माना जाता पाल कैंडिडेट दे सकती है। तो ये जो समझदारी या चालाकी दोनों पार्टियों ने, जैसे बसपा ने पहले से ही शाहनजर को पहले प्रभारी घोषित किया था, क्लियर था कि वो बीच में जरूर चर्चा चली कि कहीं ऐसा ना हो बसपा किसी गुजर प्रत्याशी को खड़ा कर दे, हो सकता था बड़ा रोचक मुकाबला भी उस स्थिति में हो सकता था। लेकिन जो ये चालाकी या समझदारी कहें, इसके पीछे क्या वजह है? दूसरा जो कादिर राणा फैक्टर है, मैं इस पर राणा ही से बात करूंगा। नहीं, मैं थोड़ा इस हाँ पर जी सरकार डालूं। जी। पहली बात तो अगर मैं 2017 की बात करूं, 2017 वो एक एग्जाम्पल लूंगा 2017 का। 2013 में चूंकि दंगा हुआ था, 14 में चुनाव हुआ था, भाजपा की बड़ी बयान थी और सपा का लगातार विरोध था, भयंकर विरोध था, खासकर वेस्ट यूपी में। जब मीरापुर विधानसभा का चुनाव हुआ तो सपा के कैंडिडेट थे, वो मुस्लिम वर्ग से थे। जब वो चुनाव लड़े, भयंकर विरोध के बाद जब वो चुनाव लड़े तो बीजेपी मात्र 193 वोट से जीत पाई थी। अवतार सिंह बढ़ाना बीजेपी के थे, मात्र 193 वोट से। तो आप देखो कि ये कोई उस समय इतने विरोध के बाद भी अगर 193 वोट से सपा के कैंडिडेट अगर हार रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जहां तक कादिर राणा साहब का मामला है तो ये बहुत समझदारी का काम किया अखिलेश यादव जी ने। जब 2013 का दंगा होता है तो दंगे में सुर्खियों में नाम कादिर राणा साहब का भी आता है। तो कादिर राणा जी को टिकट ना देने की वजह ये भी हो सकती है कि कहीं दंगे की याद ना आ जाए, क्योंकि कवाल जहां घटना हुई थी वो कवाल मीरापुर विधानसभा का गांव है, कि कहीं ये ना आ जाए कि कादिर राणा तो जो है वो दंगे में आरोपी थे और ये मामला दो वर्गों के बीच में ना आ जाए। इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्रवधू को, जो पुत्रवधू है, उसे टिकट देना समझे। एक तो नारी, चलो महिला सशक्तिकरण का मामला है, दूसरा यह है कि उसको बेद आ गए। उनके आने से ये जो प्रेशर बनता कादिर राणा के प्रत्याशी बनने से कि 2013 के दंगे का आरोपी है, वो उससे बच गए। और जहां तक सुम्बुल राणा का मामला है तो उसका कहीं इतना मतलब उसका कोई इस तरह का ना उस पर आरोप है, किस तरह कोई आरोप नहीं है, पढ़ी लिखी लड़की है। और लगता है कि जैसे कैराना में इकरा हसन ने चुनाव लड़ा, आज जब वो देखा गया, जब नामांकन करने आई तो बिल्कुल उसी स्टाइल में है जिस स्टाइल में इकरा हसन चुनाव लड़ी। मतलब सपा सुम्बुल को दूसरी इकरा, क्योंकि इकरा हसन के स्टाइल ने, स्टाइल क्या कहें, उनके अंदाज सादगी ने उसको लोगों को बड़ा प्रभावित किया, और जो एक दंगे की जो टीस थी उसको काफी कम किया। खासतौर से बड़े बुजुर्गों ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया, जिस अंदाज में वो लोगों से मिलती जुलती थी। तो हो सकता है सपा ने दूसरा ये प्रयोग शायद इकरा की तर्ज पर सुम्बुल का किया हो। राणा जी, मैं जो बात कर रहा था कादिर राणा फैक्टर, ये बार बार बात आ रही है, क्या इतने भर से लोग भूल जाएंगे इस बात को कि वो नहीं उनकी बहू लड़ रही है? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। मीरापुर हॉट सीट बनी हुई है और सबसे ज़्यादा चर्चा वेस्टर्न यूपी में तो 4 सीटों पे चुनाव हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस मीरापुर पे है, क्योंकि मीरापुर के रिजल्ट्स जयंत चौधरी की भविष्य की राजनीति तय करेंगे और इस गठबंधन को भी की दिशा भी तय करेंगे। तो दरअसल है क्या कि इतनी आसानी से सेटल नहीं हो गया टिकट का मामला समाजवादी पार्टी में भी। आप देखिए कि वो सिंबल 4 दिन पहले ले आती हैं, वहाँ से उनके नाम की घोषणा हो जाती है, लास्ट मोमेंट पे उनको सिंबल मिलता है और लास्ट मोमेंट तक, आज तक सुबह तक ये तय नहीं था कि नॉमिनेशन सुम्बुल फाइल करेंगी, उनके पति शाह फाइल करेंगे या कादिर राणा फाइल करेंगे। और चूंकि अखिलेश यादव की इच्छा ये थी, जो मेरी बहुत सारे सीनियर लीडर्स से बात हुई समाजवादी पार्टी के, तो वो ये चाहते थे कि सुम्बुल फाइट करें, क्योंकि वो इकरा हसन के इलेक्शन लड़ने के तरीके का फ़ायदा देख चुके थे कि कैसे सॉफ्ट चेहरे के तौर पे और महिलाओं को खास तौर पे इकरा ने प्रभावित किया। लेकिन सुम्बुल डिक्लेयर होने के बाद 3-4 दिन तक बाहर कहीं मीडिया में नहीं आती। उनकी जो पहले दिन तस्वीर जारी होती है वो मीडिया को ढूंढनी पड़ती है, घर से एक तस्वीर मिलती है जिसमें हिजाब लगा हुआ है, और टिकट मिलने के बाद भी वो मीडिया को फेस नहीं करती। कादिर राणा साहब अपने घर पे मीटिंग करते हैं तो पब्लिक मीटिंग में भी ना वो मीडिया को एड्रेस करती हैं, ना लोगों से मिलती हैं। आज पहली बार
सिंबल दिखाई दी हैं जब वो नॉमिनेशन फाइल करने गई हैं। शायद ये रणनीति बनी होगी। और कादिर राणा साहब साथ में नहीं थे और ना उनके पति शाह साथ में थे, अब वो पीछे चले गए। तो ये स्ट्रेटेजी जो है, बड़े नेता खास तौर पे रणनीति बनाते हैं और हर जगह प्रचार का काम, ये रणनीति बनाने का काम आजकल हाईटेक लोग कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैनेज किया गया। तो शायद मुझे अब ऐसा लगता है कि सिंबल के फेस पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और जो पब्लिक में जो एक इंटरेक्शन होगा वो सिंबल का ज़्यादा होगा, कादिर राणा साहब का नहीं होगा। वो मैनेजमेंट के पार्ट पे रहेंगे पीछे से। जिस तरह से इकरा हसन जब चुनाव लड़ रही थी तो उनकी फैमिली का कोई आदमी, इवन उनके भाई भी जो विधायक हैं नाहिद हसन, वो कहीं दिखाई नहीं थे पूरे इलेक्शन में। नाहिद हसन शायद जेल में थे, नहीं, बाहर आ गए, बाहर हैं नाहिद हसन, चूंकि वो जेल गए थे, उनके आने से विवाद हो सकते थे, वो थोड़ा हार्डकोर फेस थे, वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी इकरा भी, और लीडरशिप भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। शायद उनको यही इंस्ट्रक्शंस थे कि आपको ऐसे ही फेस करना है। तो मुझे लगता है अब ये सेटल कर लिया कादिर फैमिली ने भी। कंपेरेटिवली मुनव्वर फैमिली पॉलिटिकली ज़्यादा साउंड है, ज़्यादा पढ़ा लिखा परिवार है, लंदन पढ़ के आई है इकरा भी। ये जो परिवार है ये इस आर्थिक तौर पे तो सबल है, बहुत मजबूत है, पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो लीगेसी उनकी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, ये भी एमए है लेकिन वो लंदन पढ़ के आई थी इकरा। तो निश्चित तौर पे ऐसा लगता तो है अभी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से सुंबुल की कि वो शायद बेहतर करेंगी। लेकिन कहीं भी अगर कादिर राणा सामने आते हैं या 2013 के दंगे का जिक्र आता है कहीं भी, या जैसा अभी राजेश जी कह रहे थे कि बुढ़ाना गर्माहट होती है, एक्शन पे रिएक्शन की बात अगर होती है और बटने कटने वाली कहीं बात होती है, तो जाहिर सी बात है इन सब बातों का जिक्र होगा। इतनी आसानी से चीज़ें नहीं बुलाई जाती हैं। लेकिन एक और बात है कि मुजफ्फरनगर जो है 2024 में 2013 से बहुत आगे निकल गया। राकेश टिकैत कल जो बात कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे। जब जमीयत उलेमा हिंद के लोग उनसे जाके मिलते हैं तो राकेश टिकैत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि उस चैप्टर को, उस भयावह चैप्टर को मुजफ्फरनगर के एक एक आदमी ने ठीक से पढ़ लिया है, उसके पन्ने अब यहाँ का कोई भी नागरिक खोलना नहीं चाहता। तो निश्चित तौर पे वो डाइल्यूट हुई हैं चीज़ें। बहुत टफ इलेक्शन बन गया है। भले ही 3 मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं। मैं इसमें बस बीच में ही आना चाह रहा था कि बसपा के अंडरडॉग तो साबित नहीं होते, और दलित मुस्लिम से सबसे स्ट्रॉन्ग समय भी हम बात कर रहे थे जो समीकरणों की, तो सबसे मजबूत समीकरण तो वहाँ दलित और मुस्लिम है, एससी वोटर और मुस्लिम वोटरों का। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बसपा कैंडिडेट हम अंडरडॉग, कहीं ऐसा तो नहीं कि आसपा आजाद समाज पार्टी संसदीय करना चेहरे हैं, पिछले दिनों बीच दौर में काफी तेज हो रहे हैं, लेकिन ऐसा सांसद बने, क्या उनका दलित युवाओं पे कुछ असर होगा? निश्चित तौर पे होगा। दोनों पार्टियां दलित वोट बैंक लेंगी और दोनों के बीच में डिवीजन होगा। लेकिन अगर दलित वोटों का बड़ा हिस्सा ये दोनों पार्टियां लेती हैं तो इसका माइलेज अल्टीमेटली सुंबुल को मिलेगा। हाँ, ये भी कि चुनाव मुझे लगता है जैसे ही वो हिंदू मुस्लिम से हटेगा जी, कि भाजपा या आरएलडी गठबंधन के लिए तो मुफीद है कि चुनाव हिंदू मुस्लिम फैक्टर पे हो और जो एससी वोटर है वो हिंदू बन के उधर चला जाए। और पश्चिम में ऐसा जब हुआ है बीजेपी को उसको फायदा मिला। इसमें एक फैक्टर और शर्मा जी, आरएलडी जो नेता है वो पिछले दिनों चुनाव आयोग गए थे चुनाव पीछे हटवाने के लिए। देखिए विधानसभा चुनाव है, बहुत छोटी छोटी वोट मैटर करती हैं, तो क्या इसका भी कोई इम्पैक्ट हो सकता है कि गंगा स्नान है 15 तारीख को? नितिन जी देखो, रालोद का वोटर पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेके और अपनी दल को लेके वो इतना एक्टिव रहता है। हालांकि अब 2-3 दिन पहले जाते हैं, चुनाव 13 तारीख का 13 नवंबर का है और गंगा स्नान 15 नवंबर का है, 2 दिन का बीच में फासला है। तो ऐसा नहीं, जो वहाँ होंगे भी वो वोट जरूर डालेंगे। दूसरा, मैं एक रोचक किस्सा मेरे याद आ गया नितिन जी, अभी जब हमने बुढ़ाना की बात करी, डासना की बात करी, और जिस तरह कल जमीयत उलेमा हिंद के लोग राकेश टिकैत जी के पास है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो चूंकि कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर वो तो क्योंकि कवाल उसी विधानसभा में जिस विधानसभा में चुनाव होने वाला है, और सचिन और गौरव का नाम ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। पर एक देखो, लेकिन पिछले दिनों जब उनकी अभी शायद पुण्यतिथि थी सचिन और गौरव की, तो दोनों समाज के लोग, दोनों वर्गों के लोग साथ बैठे थे, जितना मुझे सुनने में आया, और सबने कहा कि हम इसको भूल के आगे बढ़ गए। इनफैक्ट वो परिवार भी जो कुछ अलग हो गए थे, उनके अपने निजी परिवार में भी वो तो भूल गए जी। पर जो राजनीति में कभी ऐसा नहीं होता कि पुरानी जख्मों को ना कुरेदा जाए।
अब आप ही देखो कि जब 2013 का दंगा होता है, दंगे के बाद भाजपा के बहुत सारे फायर ब्रांड नेता बने। जब दंगा हुआ उसके बाद में जब 2017 का चुनाव होता है तो सुरेश राणा, चूंकि वो थाना भवन बीजेपी की सीट नहीं थी, सुरेश राणा थाना भवन से जीत जाते हैं, फिर गन्ना राज्य मंत्री बनते हैं। बुढ़ाना बीजेपी की सीट नहीं थी, इस बार बुढ़ाना बिहारी पहले भी, तो 2017 में उमेश मलिक बुढ़ाना से जीत जाते हैं। खतौली विक्रम सैनी बहुत अच्छे मतों से जीत जाते हैं। हालांकि संगीत सोम पहले से ही वो विधायक थे। जब आप कुंवर भारतेंदु जी की बात करते हो तो कुंवर भारतेंदु जी, हालांकि वो पहले भी जीते सांसद, जी। लेकिन दंगे के वो भी आरोपी थे, आरोप लगे थे। वो 2014 में ऐतिहासिक मतों से जीतते हैं। और जैसे जैसे 2022 से 2024 आता है, आज संजीव बालियान जी, जब दंगा होता है, दंगे के बाद 2014 में ऐतिहासिक 4,03,000 वोट से जीतते हैं। जब 2019 का चुनाव आता है तो चौधरी साहब उनके सामने चुनाव लड़ते हैं, तो फिर वो 6500 वोट से जीतते हैं। और जब 2024 का चुनाव आता है तो वो भी लगभग 21,000 वोट से हार जाते हैं। अब हारने वालों में जो उस समय फायर ब्रांड नेता थे भाजपा के, दंगे के बाद सुरेश राणा जी वो हार गए, उमेश मलिक जी वो हार गए, सरदार संगीत सोम वो हार गए, विक्रम सैनी अयोग्य घोषित हुए, उपचुनाव हुआ, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी, फिर वो भी हार गई। कुंवर भारतेंदु जब पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, लेकिन अब वो भी disqualify हुए। तो मैं कह रहा हूँ कि अब वो वाला प्रभावी नहीं है। बहुत ज्यादा है। अब चाहे वो लोग कवाल का जिक्र करेंगे, लेकिन उसे लोग मानेंगे नहीं। मानेंगे इसलिए नहीं क्योंकि ये एग्जाम्पल है। दंगे के नहीं, दाग लेकिन में ये बात तो तय है ना कि स्ट्रॉन्ग होल्ड अभी आरएलडी का ही है। अभी हम मैं 4 दिन पहले नितिन जी कवाल गए और मलिकपुरा गांव में जहाँ घटना हुई, तो जब ये दंगा हुआ तो क्योंकि मलिकपुरा गांव का रास्ता कवाल के बीच से निकलता है, मेन रास्ता, तो जब दंगा हुआ तो कहा गया कि भाई अब ये बीच में रास्ते जाएंगे फिर विवाद होगा, तो मलिकपुरा का रास्ता दूसरा कर दिया जाएगा रोड से। तो रोड से उस रास्ते को अलग बना दिया गया। जब हम उस रास्ते को आए तो लगभग 4.5 किलोमीटर का रास्ता है वो। हमें उस रास्ते में किसी ने ना ओवरटेक किया, ना हमें कुछ सामने से मिला। तो जब लोगों से पूछा गया कि कवाल कांड के बाद में ये रास्ता बनाया गया मलिकपुरा के लिए, यहाँ से तो लोगों का आवागमन नहीं है, तो उन्होंने कहा कि वो तो पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने इशू बनाया था, हमारा रास्ता कवाल से और कवाल से ही निकलेंगे। वहाँ वो समय गया। उसके बाद वो प्रेम भाव वाला मामला है, या तो अखबार के दफ्तर में नाम आता है या पॉलिटिकल दफ्तर में होता है, यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं। राणा जी, आखिरी समापन करेंगे इस चर्चा का। आपको क्या लगता है चुनाव किन के बीच होगा और नतीजा संभवतः क्योंकि मैं एग्जिट पोल और प्री पोल इन सब में बहुत बिलीव नहीं करता, बट फिर भी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो क्या लगता है किस दिशा में जाएगा? देखिए, चुनाव बहुत कड़ा होगा और आसान होता तो जयंत चौधरी जी भी जो है हफ्ते भर पहले प्रत्याशी घोषित करके आराम से बैठे होते। लास्ट मोमेंट पे इसीलिए घोषित किया है। कल लास्ट डे है नॉमिनेशन का। आज सुम्बुल फाइल कर रही है, कल वो फाइल करेंगे। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि दोनों मुख्य पार्टियां लास्ट मोमेंट में अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर पा रही हैं, लास्ट मोमेंट में उनके नॉमिनेशन फाइल करवा पा रही हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अब वो जमाना चला गया कि जब किसी एक खास मुद्दे की हवा चला करके उसके इर्द गिर्द आप जनमत तैयार कर लेते थे। हमने अभी देखा जब कवाल कांड का जिक्र आता है, जब मलिकपुरा की घटना का जिक्र आता है, तो एक हवा बहती है और इस समय भी बह रही है। बुढ़ाना चर्चाओं में है, बहराइच चर्चाओं में है, गाजियाबाद चर्चाओं में है। लेकिन ये जो राजेश जी बता रहे थे कि पूरी एक सीरीज है और जिस नेता के ऊपर दंगे के दाग थे वो सब आज विधानसभा या संसद से बाहर हैं, एंट्री के लिए तरस रहे हैं। सामान्य लोगों को जिता दिया उनके सामने जनता ने। तो जनता, ऐसा नहीं है, लहर चल रही होती है बहुत सारी, लहर के भीतर लहर चल रही होती है। हरियाणा में कहा जा रहा था कि कांग्रेस की लहर चल रही है और बाद में आपने देखा क्या हुआ। तो आप ये कह जरूर सकते हैं कि साहब माहौल गर्म चल रहा है, स्ट्रॉन्ग होल्ड आरएलडी के पास है, लेकिन मेरा ऐसा मत नहीं है। क्योंकि वोटर्स के बीच में अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं है। ये छोटा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव थोड़ा बड़ा चुनाव होता है। विधानसभा के चुनाव में कैंडिडेट्स की और वोटर्स का एफिलिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लोग पैरवी कर रहे थे अपने अपने नेताओं के लिए, जा रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे, मीटिंग्स हो रही थी, मास मोबिलाइजेशन हो रहा था, अलग अलग कास्ट का कॉम्बिनेशन हो रहा था। तो क्या वो, बड़ा सवाल ये है कि क्या वो उतना दमदारी से अब जो कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं उनके साथ खड़े होंगे। हरेन मलिक और कादिर राणा के बीच में जो कंट्राडिक्शंस हैं वो भी किसी से छुपे नहीं है। अभी वहाँ मीडिया से बात हुई कादिर राणा साहब की, तो जो उनका बात करने का अंदाज था उससे भी वो जाहिर हो रहा था। उन्होंने कहा मैंने तो उनके चुनाव में मदद की, मैं मंचों पे दिखा उनके चुनाव के दौरान, और जहाँ मुझे बुलाया गया मैं वहाँ गया।
तो हो सकता है हरेंद्र मलिक साहब भी बुलाने पे चले जाएं, लेकिन वो एक अलग बात है। लड़ना और मजबूती से काम करना, पार्टी को जिताना, साथ खड़े होना, ग्रास रूट पे काम करना, वोटर्स को मोबिलाइज करना, ये एक डिफरेंट चीज़ है। मिथिलेश पाल चुनाव लड़ेंगी, नो डाउट वो जॉइंट कैंडिडेट हैं दोनों पार्टियों की, लेकिन जो वहाँ लोग इलेक्शन की कतार में थे वो उनके साथ, उनके लिए उतना ही मोबिलाइजेशन करेंगे। इसकी परीक्षा होना बाकी है। खतरा सपा से ज्यादा आरएलडी के साथ ये खतरा बरकरार है, अभी मजबूती से बना हुआ है। और रही बात इसकी कि जो मास मोबिलाइजेशन है, तो दरअसल जातियों की टेंडेंसी ये होती है कास्ट पॉलिटिक्स की, कि जातियां हमेशा मजबूत नेता के साथ खड़ी होती हैं। वही कादिर राणा को उसका माइलेज मिलेगा निश्चित तौर पे, क्योंकि वो बाकी जो 3 कैंडिडेट्स हैं, बीएसपी और आसपा के और एमआईएम के, उन तीनों के मुकाबले आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पे कादिर राणा फैमिली ज़्यादा सुदृढ़ है। और आप ये भी देखिए, उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी कि कादिर राणा आशीर्वाद लेने के लिए नरेश टिकैत के यहाँ जाते हैं सिसोली, और उनके सिर पे हाथ रखे हुए वो तस्वीर जारी होती है। देखने वाली बात यह है कि क्या मिथिलेश पाल भी वहाँ आशीर्वाद लेने जाती हैं कि नहीं जाती हैं। जयंत चौधरी जी जब पिछले इलेक्शंस हो रहे थे, तब तो टिकैत साहब की पुण्यतिथि और उनकी जयंती पे सिसोली जा रहे थे, लेकिन इस बार जब वहाँ कार्यक्रम हुआ तो इस बार जयंत चौधरी जी वहाँ पे नहीं थे। शायद व्यस्त रहे होंगे, कहीं व्यस्तताएं रहती हैं राजनीतिक लोगों की, और जब आप बड़े ओहदे पे होते हैं तो व्यस्तताएं और भी बढ़ जाती हैं। लेकिन आम जनता इन छोटे छोटे मैसेज को काउंट करती है, इनके मायने होते हैं। प्रतीकों की सियासत का बड़ा महत्व होता है। ये प्रतीकात्मक, तो एक प्रतीकात्मक सियासत चाल कादिर राणा ने चली कि साहब मैं नरेश टिकैत का आशीर्वाद ले आया हूँ, और जाट मतदाताओं को रिझाने की एक कोशिश है उस तरह से। और उनके पर्सनल रिलेशंस भी बहुत अलग अलग कास्ट के प्रभावशाली लोगों में अच्छे हैं, सांसद रहे हैं, औद्योगिक घराना है, और फैमिली में 3-3 एमएलए रहे हैं, पुराना जमींदार परिवार है। तो उस तरह के कंट्राडिक्शंस जो वहाँ सोशली इन्फ्लुएंस डालने वाले जो किसान जातियां हैं, उनमें उनका असर ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है बहुत टफ फाइट होने जा रही है, और निश्चित तौर पर एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा इस चुनाव में जो मुझे लगता है, और उसके वो टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। क्या योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी एक ही मंच पर रैली करेंगे मिथिलेश पाल के लिए? और अगर एक मंच पर रैली करेंगे तो क्या योगी जी कटोगे और बटोगे वाला नारा वहां पे देते हैं? तो तब क्या जयंत चौधरी मुस्कुरा रहे होंगे या तालियां बजा रहे होंगे? या जब जयंत चौधरी कहेंगे कि भाईचारा मजबूत करो, भाईचारे का नारा देंगे जो वो 10 साल से देते आ रहे हैं, तब योगी जी का रिएक्शन क्या होगा? ये देखने वाली बात होगी। क्या दोनों नारे लगेंगे? क्या एक नारा लगेगा? क्या दोनों नेता एक मंच पे होंगे? चूंकि 2009 में जब एक बार चुनाव होता था, भाजपा के साथ कोalition में हुआ, यहाँ चौधरी साहब लड़े थे, उस समय गठबंधन हुआ था भाजपा से, तो चौधरी अजीत सिंह उस समय अनुराधा चौधरी की रैली में नहीं गए थे मुजफ्फरनगर। उस रैली में आज के प्रधानमंत्री और उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री बतौर स्टार प्रचारक अनुराधा चौधरी के लिए रैली करने आए थे मुजफ्फरनगर में उस वक्त, और इसकी बड़ी चर्चा हुई थी उस वक्त कि साहब चौधरी साहब इस मंच पे नहीं है, और अनुराधा चौधरी वो चुनाव लूज कर गई थी। तो ये देखने वाली बात होगी। मीरा बिजनौर सीट पे जब चंदन चौहान के लिए चुनाव होते हैं, रैलियां होती हैं, तो जयंत चौधरी योगी जी के साथ मंच शेयर नहीं करते हैं, वहाँ इसकी चर्चा होती है। सहारनपुर में जब जनसभा हो रही थी तो वहां जयंत चौधरी जी मंच शेयर करने नहीं गए थे। सेम डे बिजनौर में एक जनसभा थी, योगी जी ने की थी, जो मीरापुर चंदन चौहान को जिताने के लिए, तो जयंत चौधरी जी ने वहां मंच शेयर नहीं किया। तो एक रिस्क जरूर है। दरअसल कोई भी नेता बड़े विजनरी होते हैं और वो भविष्य की राजनीति देख के चलते हैं। तो जयंत चौधरी के सामने ये खतरा जरूर बना हुआ है कि एक जो कास्ट कॉम्बिनेशन है वो कैसे बनाते हैं, और मुस्लिम्स हमेशा उनका एक स्ट्रॉन्ग वोटर रहा है, वोटर सपोर्टर रहा है, उनके नेता हैं, कई विधायक मुस्लिम हैं, तो उनके सामने ये रिस्क, ये दुधारी तलवार की तरह है, वो कैसे साध के रखते हैं मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ, ये देखने वाली बात होगी। या वो इस उपचुनाव को जीतने के लिए, जिसकी कोई खास अहमियत नहीं है, उनके
एक विधायक और आ जाएगा तो पार्टी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। संगठन महत्वपूर्ण होता है, उनके कार्यकर्ता नाराज हैं, उनकी नाराजगी इस मायने में वाजिब लगती है, आइडियलिज्म के अगर हिसाब से बात करें, कि ये वक्त था, सत्ता उनके पास थी कि वो संगठन को मजबूत करें, कैडर को स्ट्रॉन्ग करें, नए नेताओं को, नए चेहरों को आगे आने का मौका दें। और जो युवा किसान आंदोलन से लेके और उनके साथ हाथरस से लेके और पूरे मुजफ्फरनगर दंगे तक साथ खड़ा था, जो मुकदमे झेल रहा था, जो नौकरियां कर रहे हैं बच्चे, जो उनकी सेल्फी और उनके ट्विटर पे उनके ट्वीट शेयर कर रहे हैं, उनको वो मेन स्ट्रीम में लेके आते, उनको एक स्पेस देते, उनको ज़्यादा जगह देते, तो शायद उनका कैडर स्ट्रॉन्ग होता। तो वो कहीं ना कहीं एक लैकिंग दिखाई दे रही है जयंत चौधरी। शर्मा जी, संक्षिप्त में, चर्चा काफी लंबी होगी, तो आपको क्या लगता है क्या नतीजा होने जा रहा है, किस तरह की लड़ाई होगी, नतीजे पे न जाके लड़ाई किस तरह की? देखिए, नतीजा तो मतदान के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये है कि यहाँ चुनाव बहुत बेहतर और टफ चुनाव होगा, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, वो अभी नगीना सीट से इंडिपेंडेंट अच्छे मतों जीत का आए हैं, उनका हौसला बुलंद है, और उनके साथ में जो उनका कैडर है, लगभग जो यूथ है, जो दलित यूथ है, उनके लिए पागल है, वो लगातार काम करेगा। एक ऐसा कैडर है मतलब दलितों में जो बसपा के अलावा किसको नहीं मानता। तो हमें लगता है कि ये जो कटोगी बटोगी की बात चलेगी, इसमें कहीं ना कहीं ये ध्यान होगा, पहले भी किया कि जब दलित मतदाता बीजेपी की तरफ हिंदुत्व के मुद्दे पर आता है तो वहाँ बल मिलता है, लेकिन हमें लग रहा है कि मीरापुर में इस नारे पे दलित अपनी जगह अडिग रहेगा, और दलित वहाँ अडिग रहेगा तो कहीं ना कहीं चुनाव बहुत टफ होगा, आमने सामने का चुनाव होगा। जहाँ तक राणा जी ने बताया, जो कादिर राणा साहब हैं, देखो वो सियासत के बड़े खिलाड़ी भी हैं, और उनका अपना, वो 3 सदनों के सदस्य रह चुके, वो विधान परिषद के सदस्य रह चुके, वो विधानसभा के सदस्य रह चुके, वो लोकसभा के सदस्य रह चुके, उन्हें इतना पता है कि वहाँ राजनीति कैसे करनी है और जीत हमें कैसे हासिल करनी है। बहरहाल मतदान के बाद पता चलेगा, लेकिन चुनाव बहुत टफ है। अगर चुनाव इतना आसान होता तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी अपने कैडर से प्रत्याशी उतारते। जैसे कि राजेश शर्मा जी ने, राणा जी ने बताया कि शुरू में ऐसे ही लग रहा था, मेरे ख्याल से लोकतंत्र के लिए बेहतर भी कि चुनाव मजबूत हो, नहीं तो आरएलडी की सीट है, आरएलडी का गढ़ माना जाता है, और खासतौर से भाजपा साथ गठबंधन में तो आरएलडी और बहुत मजबूत होगी। मीरापुर चुनाव से जुड़ी या और जो उपचुनाव सीटें हैं आसपास, गाजियाबाद भी है, दूसरी सीटें, उनसे जुड़ी अपडेट्स के लिए चर्चाएं आगे भी जारी रहेंगी। और हमारे साथ ये एक्सपर्ट, खासतौर से रविंद्र राणा जी और राय शर्मा जुड़े हैं, कुछ और एक्सपर्ट साथ भी हम चर्चा करेंगे। मैं नितिन यादव, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।